नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में। मैं हूं गुरमीत कौर। इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते एक बीमारी से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप हमें फोन करके हेल्थ से जुड़ी आपकी समस्या, आपके सवाल बताएं। उसके बाद आपके हर सवाल के जवाब के लिए हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर हम बात करेंगे HIV एड्स की बीमारी के बारे में, उससे जुड़े तमाम तथ्यों की। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने 23 नवंबर को जिनेवा में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जानलेवा बीमारी एड्स के खिलाफ लड़ाई में भारत ने पिछले एक दशक में काफी सफलता हासिल की है और भारत में एड्स के शिकार होने वाले लोगों में पिछले 10 वर्षों में 50% की कमी आई है। HIV एड्स की बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमन शर्मा, जो PGI चंडीगढ़ के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका हेल्थलाइन में स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 10 सालों में लगभग 50% कमी आई है भारत में एड्स के मामलों में। आपके मुताबिक अगर पिछले 10 सालों की और आज की परिस्थितियों की तुलना की जाए तो कितना बदलाव पाते हैं आप लोगों की धारणा में HIV एड्स को लेकर? बहुत फर्क पड़ा है पिछले 10 सालों में। अगर आप देखें तो पहले लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जो सरकार की नीतियां थी वो अभी इनिशियल स्टेज में थी। हालांकि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट 90s में से शुरू हो गया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, बट वो उसने मोमेंटो पकड़ा है और इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा हुई है। इसके बारे में जो इलाज है वो मुफ्त में भारत सरकार की जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने शुरू किया है और उसकी इंटरवेंशन के कारण बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और उसकी बाकी जो गतिविधि, सिर्फ इलाज ही नहीं, इसका डायग्नोसिस से लेके और बाकी जो टारगेटेड इंटरवेंशंस जो सारी रही हैं वो आई थिंक रिजल्ट्स दे रही हैं। उनके कारण लग रहा है कि एड्स को लेकर लोगों में बढ़ी जागरूकता कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जी, लोगों के माइंडसेट पर काफी फर्क पड़ा है। जैसे आज हम वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं, तो आपके मुताबिक इसका लोगों के माइंडसेट पर फर्क पड़ना चाहिए? हाँ, बहुत फर्क पड़ा है इससे। जी जी, डॉक्टर शर्मा से हमारी एड्स की बीमारी को लेकर चर्चा इसी तरह जारी रहेगी, पर पहले HIV एड्स की बीमारी आखिर है क्या, इस पर रोशनी डालने के लिए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। इस वक्त दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग HIV एड्स के शिकार हैं। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV नाम के वायरस के कारण होता है। जिस इंसान में इस वायरस की मौजूदगी होती है उसे हम HIV पॉजिटिव कहते हैं। आमतौर पर लोग HIV पॉजिटिव होने का मतलब ही एड्स समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। HIV वायरस धीरे धीरे इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं पर हमला करता है। जैसे जैसे HIV शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, शरीर की संक्रमण से लड़ने की शक्ति खत्म होती जाती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने से शरीर पर तमाम तरह की बीमारियां और इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस आदि अटैक करने लगते हैं। HIV पॉजिटिव होने के करीब 8 से 10 साल बाद इन तमाम बीमारियों के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति को ही एड्स कहा जाता है। HIV 2 तरह का होता है, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 पूरी दुनिया में पाया जाता है और भारत में भी 80% मामले इसी के हैं। HIV-2 खास तौर से अफ्रीका में मिलता है। भारत में भी कुछ लोगों में इसका इन्फेक्शन देखा गया है। कुछ लोगों को दोनों वायरस की वजह से इन्फेक्शन होता है। वैसे आमतौर पर HIV-2 इन्फेक्शन वाले लोग HIV-1 वालों से ज्यादा जीते हैं। वैसे HIV पॉजिटिव होने के बाद से एड्स होने तक के वक्त को दवाओं की मदद से बढ़ाया जा सकता है और कुछ बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। जाहिर है HIV पॉजिटिव होना या एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि HIV वायरस सीधे श्वेत कोशिकाओं पर आक्रमण कर शरीर के आनुवांशिक तत्व DNA में प्रवेश कर जाता है, जहां इनमें बढ़ोतरी होती जाती है। इससे धीरे धीरे इन श्वेत कोशिकाओं की संख्या घटती जाती है। इसकी वजह से शरीर का प्रतिरोधी तंत्र नष्ट हो जाता है और दूसरे संक्रामक रोगों से बचाव की क्षमता भी कम हो जाती है। दुनिया भर में तेजी से पांव पसारते जा रहे एड्स का इलाज इससे बचाव में ही है। HIV पॉजिटिव होने का मतलब आमतौर पर जिंदगी का अंत मान लिया जाता है, लेकिन यह अधूरा सच है। अगर डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक चला जाए तो HIV पॉजिटिव लोग भी लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह देश में एक चुनौती बन चुकी HIV एड्स की बीमारी HIV-1 और 2 वायरस के कारण फैलती है। बता दें कि भारत में 2009 तक 24 लाख लोग HIV वायरस से संक्रमित थे, जबकि 2001 में ये संख्या 25 लाख थी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे क्या फर्क है HIV-1 और HIV-2 में? जैसा कि हमने देखा अभी इस फिल्म में HIV-1 और HIV-2 के कारण फैलता है एड्स, क्या बेसिकली जैसे इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में अभी दिखाया है, 2 तरह का वायरस होता है, HIV-1 और HIV-2।
दोनों के हिंदुस्तान में HIV-1 ज़्यादा कॉमन है जैसा कि बताया गया, और ये बिल्कुल ठीक है जी। जो हमारे दवाइयों के ग्रुप्स अवेलेबल हैं इस वक्त हमारे नेशनल प्रोग्राम में, उनमें से एक ग्रुप को ये कुछ एक दवाइयां हैं जिनको HIV-2 रिस्पॉन्ड नहीं करता, बल्कि HIV-1 जिनको हम NNRTIs जी, यानी भारत में आमतौर पर जो केसेस देखे जाते हैं वो HIV-1 के ज्यादा देखे जाते हैं, और वो जो दवाइयां हम नेशनल प्रोग्राम में दे रहे हैं उन वो अच्छा काम करती हैं उसके अंदर। वो भी एक कारण है कि अब ज्यादा लोग इससे इलाज का फायदा उठा रहे हैं और उससे लोगों में ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। जी डॉक्टर शर्मा, किस तरह फैलता है ये HIV वायरस? बेसिकली सबसे जो ये खून के कांटेक्ट में आने से ही इसका ये फैलता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन ही है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो मतलब असुरक्षित यौन संबंध सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो हिंदुस्तान में। दूसरा कारण है अनसेफ ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स जैसे कि जिनका कि टेस्ट नहीं किया गया है वो अगर दिए जाते हैं तो वो उनसे हो सकता है। और बाकी ये ट्रांसप्लेसेंटली जिसको कहते हैं कि हम बच्चे माँ से बच्चे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय पे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये बेसिकली लार्जली सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है ट्रांसमिशन के। यानी डॉक्टर साहब आपने जैसा बताया कि कुछ इन कारणों से फैलता है HIV वायरस, पर अब हम बात करेंगे किन कारणों से नहीं फैलता है HIV वायरस। यानी लोगों में कई धारणाएं, कई भ्रांतियां बनी हुई है, मिथ बने हुए हैं कि छूने से फैलता है, तो क्या क्या है वो भ्रांतियां? किसी से हाथ मिलाने से, किसी के साथ बैठने से, किसी को ऐसे आम जैसे आलिंगन करने से, तो उससे ये नहीं फैलता है। और अगर और दूसरी जो अगर जो यूरिन है या फिर जो स्टूल्स हैं अगर वो ब्लड से कंटेमिनेटेड नहीं है तो उससे भी उसके ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं होते। या टीयर्स हैं जैसे या आंसू हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि हर सिक्रीशन में ही के द्वारा ही ये फैलता है। हाँ, क्लोज बॉडी सिक्रीशन हैं जैसे अगर किसी की छाती में पानी भरा हुआ है या हार्ट के अराउंड पानी भरा है या दूसरी जो सिक्रीशंस हैं जो ब्लड के साथ कंटेमिनेटेड हैं तो उनसे हो सकता है। बट आम ऐसे किसी आम बंदे के साथ हाथ मिलाने से या किसी से बात करने से, किसी के साथ खाना खाने से ये नहीं फैलता है। जी, यानी हाथ मिलाने से, गले लगने से नहीं फैलता है HIV वायरस। इसी से जुड़ा है हमारे पहले कॉलर का सवाल जो कि है होशियारपुर से। लेकिन अपने इस एपिसोड में हम अपने किसी भी कॉलर का नाम रिवील नहीं करेंगे, हम अपने कॉलर का नाम गुप्त रखेंगे। उनकी रिक्वेस्ट के आधार पर हमने ये फैसला लिया है। तो हमारे पहले कॉलर हैं होशियारपुर से। जी, आपका हेल्पलाइन में स्वागत है। क्या है आपका सवाल? डॉक्टर साहब, मेरे घर पे एक रिश्तेदार आई हुई है और वो HIV ग्रस्त है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि उनके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरे परिवार वालों को भी उससे HIV ना हो जाए। देखिए, किसी के साथ रहने से, किसी से बात करने से, किसी के साथ एक खाना खाने से HIV नहीं फैलता है। HIV का जो फैलना है वो सिर्फ जब खून एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है तभी है। तो जैसे आपने बताया कि आपके रिश्तेदार आपके साथ रह रही हैं तो उनके सिर्फ साथ रहने से तो इसका फैलने का खतरा नहीं है। पर एक चिंताजनक बात यह है कि जो उनकी फैमिली या उनके जो परिवारजन हैं वो उनको सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो पास में आप ART सेंटर जो कोई पास में पड़ता है या PGI में आके आप उनसे बात करिए ताकि कोई लोग उनको जाके बात करें या उनकी जो सेवा संस्थाएं हैं वो बात करें और उनके परिवार लोगों को समझाएं कि इवेंचुअली परिवार को ही उस बंदे को जो कि HIV/AIDS से संक्रमित है उसका इलाज करना चाहिए या उसको सहारा देना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं और फिर आप कर रहे हैं तो ये आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। जी, यानी हाथ मिलाने से या उनके साथ रहने से आपको HIV नहीं होगा। हालांकि आपको कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, उनके साथ रहने में आप उनके खून के संपर्क में ना आए। जो डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे क्या लक्षण होते हैं? हमारे एक जिनसे कॉलर की क्वेरी आई है, उनका कहना है कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कुछ दिन पहले, उन्हें लगता है कि वो HIV से संक्रमित है, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या लक्षण होते हैं HIV के। बेसिकली
जो शुरुआत की स्टेज में ये जैसे कोई भी वायरल इलनेस होती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स जो शुरुआत में आते हैं, जब एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है उस वक्त कोई भी जैसे आम थोड़ा बुखार होता है, थोड़ा गला खराब होता है और जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं वैसे थोड़े सिम्टम शुरू में आते हैं। उसके बाद लार्जली जो काफी समय निकलता है वो एसिम्प्टोमेटिक समय निकलता है। कुछ बार कई बार थोड़ी सी गले की गांठें वगैरह या जिनको हम लिम्फ नोड्स वगैरह कहते हैं वो शुरू में बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वो सेटल डाउन हो जाते हैं और एसिम्प्टोमेटिक पीरियड रहता है। उसके बाद ही जैसे आपने पहले भी बताया कि कुछ सालों के बाद फिर जब इम्यून सिस्टम को ये इफेक्ट करता है और सेल्स नीचे आ जाते हैं तो दूसरी जो इन्फेक्शंस हैं वो घेरने लगती हैं। तो उस वक्त जो है वो फिर किसी भी जो डिपेंडेंट अपॉन की कौन सी इन्फेक्शन हुई है उसके सिम्टम्स होंगे कि कोई सांस की इन्फेक्शन हुई है या पेट की इन्फेक्शन हुई है, पर वो काफी सालों के बाद आता है। शुरू में तो एक आम वायरल एक आम फ्लू जैसे लक्षण या वायरस जैसे इलनेस होती है। जी हमने बात की कैसे फैलता है एचआईवी वायरस और क्या लक्षण होते हैं एचआईवी संक्रमित होने के, और अब हम बात करेंगे कि एचआईवी के लक्षण दिखने पर क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को। जी डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को अगर उसे अपने शरीर में एचआईवी के लक्षण नजर आए तो? अगर उसको लक्षण है या उसका कोई भी हाई रिस्क बिहेवियर है कि जिसके कारण एचआईवी हो सकता है, उसके मन में है कि शायद मेरे को एचआईवी ना हो गया हो, तो इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जिनको आईसीटीसी हम बोलते हैं, ये बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में और छोटे डिस्पेंसरीज में भी बहुत सारी जगह पे खुले हुए हैं। वहां पे बंदे को जाना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी किसी की भी डिस्क्लोज नहीं की जाती है, गुप्त रखी जाती है और वहाँ टेस्ट करवा सकता है कि कोई भी जाके, और उसमें किसी भी उसको साथ ही उसको थोड़ी देर में उसकी रिपोर्ट मिल जाता है और किसी को भी इसके बारे में बताया, ये बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। आई थिंक किसी को कुछ भी अगर शक है तो जो नजदीक से आईसीटीसी सेंटर कोई भी है उसके पास उसको तुरंत जाना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए। मुफ्त किया जाता है या बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। जी आपने बताया क्या क्या होते हैं मेडिकल टेस्ट, कौन कौन से मेडिकल टेस्ट? बेसिकली टेस्ट तो बहुत सारे तरह के होते हैं। जो टेस्ट की टेक्निक्स होती हैं जिनको हम एलाइजा कहते हैं, फिर उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट एक टेस्ट होता है, फिर एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो बट नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक कोई तरीका निर्धारित किया है, उसमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की किट्स प्रोवाइड की जाती हैं सारे आईसीटीसी सेंटर्स को। ये भारत भर में बहुत सारी जगह पे आईसीटीसी सेंटर्स हैं, वहां जाके एक निर्धारित तरीके के साथ अच्छे जो किट्स प्रोवाइड की जाती हैं उसके साथ टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट ली जा सकती है। जी यानी एड्स के लक्षण दिखने पर क्या करना चाहिए, इसी दुविधा से जुड़ी है हमारी अगली कॉलर की क्वेरी। जी आपका हेल्पलाइन में स्वागत है, क्या है आपका सवाल? डॉक्टर मेरा कजन है 26 साल की उम्र में एड्स के कारण मर गया वो, तो उसकी पत्नी को भी एचआईवी है। तो आजकल अखबारों में काफी एड्स आ रही है देसी वैद्यों की कि एड्स को ठीक कर देंगे, तो क्या यह पॉसिबल है? देखिए ऐसा है कि जब एचआईवी इन्फेक्शन एड्स में कन्वर्ट होता है, जिसको की बीमारी बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा इलाज दवाइयों के साथ और मुफ्त तरीके से भारत सरकार की सपोर्ट के साथ संभव है। पर अगर आप इसको कहें कि जो क्योर जिसको कहते हैं कि जो जड़ से निकल जाती है, वो अभी तक जितना भी मेडिकल साइंस को पता है अभी तक क्योर इसका अवेलेबल नहीं है। बहुत क्लेम समय समय पे बहुत सारे पद्धतियों के द्वारा आते रहते हैं, पर हम ये जानते हैं कि वो कभी भी प्रूव नहीं हुए हैं आज तक। तो हमको अनलेस कोई चीज ऐसी है जो कि प्रूव हुई हो, हमारे को किसी भी चीज के झांसे में नहीं आना चाहिए, उससे नुकसान ही होता है। हम पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एलोपैथी तरीके में बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि 1984-85 में डायग्नोज किए गए थे और उनका दवाइयों गोलियों के साथ उनका इलाज शुरू किया गया था। आज ऑलमोस्ट 25-26 साल के बाद भी वो जिंदा हैं और वो एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, हालांकि वो दवाइयां खा रहे हैं। जी यानी दवाइयां खा के अपने जीवन को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। तो आपके मुताबिक ये दवाइयां काफी कारगर होती हैं, किस तरह काम करती हैं दवाइयां? यानी दवाइयां बहुत सारे तरीके की दवाइयां यहाँ अवेलेबल हैं, जो आमतौर पे हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो मेनली ग्रुप्स हैं जिनको हम NRTIs कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज